चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन से संबंधित जो भी बातें हैं सारी बातें बेसिकली समझेंगे। हम लोग इसमें समझेंगे कि उत्सर्जन क्या है, इसमें किडनी कैसे कार्य करता है, नेफ्रॉन की संरचना क्या है और किडनी से संबंधित जो बीमारियां होती है कि किडनी खराब हो गया है, चाहे किडनी में पत्थरी हो गया, गेठिया हो गई, इस सारी बीमारियों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखो, सबसे पहली बात है उत्सर्जन समझते हैं। उत्सर्जन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं उत्सर्जन को इंग्लिश में। देखो, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो जब भोजन पच जाता है तो उसका जो मतलब जो सही वाला चीज होता है, जो भोजन के शरीर के लिए लाभदायक होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, उसको हमारा शरीर क्या करता है? खींच लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को यानी हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपने शरीर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकाल देना, वो क्या कहलाता है? निष्कासन कहलाता है। जैसे पसीना हो गया, हम लोग त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मतलब क्या ना कि अपशिष्ट जो चीजें आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है उसको बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बोली जाए तो अपशिष्ट पदार्थों को मतलब बेकार पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। और जो पदार्थ निकलता है उससे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जिस तंत्र के माध्यम से निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मान लो पसीना त्वचा के माध्यम से निकलता है तो त्वचा जो है ना वो उत्सर्जी अंग हो गया, लेकिन जो निकला वो उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा। जैसे त्वचा से निकला पसीना तो पसीना उत्सर्जी पदार्थ, लेकिन जिससे निकला है वो उत्सर्जी अंग हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे क्लास में कोई विद्यार्थी बैठा है और आलतू फालतू है, मान लो कि बकलोल है, उसको मैं बाहर निकाल दिया तो बाहर निकला तो उत्सर्जी पदार्थ हो गया, लेकिन मैं उसको निकाला तो मैं उत्सर्जी अंग हो गया। और ये जो क्रिया हो गया ये हो गया उत्सर्जन हो गया। तो उत्सर्जन का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना। तो जो बाहर निकलेगा वो उत्सर्जी पदार्थ, जो निकाला वो उत्सर्जी अंग, और ये जो क्रिया हो गया उसको एक्सक्रेशन कहते हैं, मतलब उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारे उत्सर्जन वाली चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे आप समझ गए कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या, उत्सर्जी अंग क्या, ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं त्वचा का। मतलब देखो, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं मनुष्य के शरीर में, वो बात कर रहा हूँ। कौन कौन सा? त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृकक जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में ये 5 कम से कम क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। हम लोग बात करते हैं पहला त्वचा। त्वचा को स्किन कहते हैं, ठीक है ना। जब श्वसन तंत्र पढ़ाया गया था तो उस समय त्वचा के बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं। इसमें हम लोग सिर्फ कार्य जानेंगे। त्वचा क्या करता है कि पसीना को निकालने का काम करता है, और जो पसीना होता है उसमें नमक होता है, आप उसको चाट कर देखिएगा, नमकीन लगेगा आपको, ठीक है ना। तो त्वचा का मेन कार्य होता है कि पसीना को बाहर निकालेगा। तो यहाँ त्वचा क्या होगा? उत्सर्जी अंग होगा, लेकिन पसीना उत्सर्जी पदार्थ हो गया। आगे देख सकते हैं फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। लंग्स क्या करता है? लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, वाष्प को बाहर निकालेगा, बलगम को बाहर निकालेगा। बलगम मतलब आदमी को जो खखार उखाड़ आता है ना, हम मारता है, सांप मतलब धिकारता है, करता है, तो उसको कौन निकालता है? वो फेफड़ा ही बाहर निकालने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे वाष्प हो गया, चाहे बलगम, ये सब चीजों को निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो जो निकला उत्सर्जी पदार्थ, जो निकाला है वो उत्सर्जी अंग हो जाएगा। तो यहाँ फेफड़ा उत्सर्जी अंग और ये सब उत्सर्जी पदार्थ। जैसे बड़ी आंत, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया गया था, मतलब पाचन तंत्र में आपको पढ़ाया गया था कि आपका जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है सब का होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। गुर्दा के सारे बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत से क्या होता है कि जो पदार्थ निकलता है वो अनपचा भोजन होता है, जिसको हम लोग काइल कहते हैं। जो अपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से निकल जाता है, ठीक है ना। बड़ी आंत को बोलते हैं इंटरटेशन कहते हैं, ठीक है ना। इंटर्सन इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बड़ी आंत के माध्यम से जो अपचा भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है काइल के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर अंग कौन हो गया? बड़ी आंत हो गया, लेकिन उत्सर्जी अंग बड़ी आंत हो गया, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? काइल हो गया, यानी अपचा भोजन हो गया। और हम लोग बात करते हैं चौथा उत्सर्जी जो अंग होता है वो यकृत होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, हिंदी में जिगर के नाम से जानते हैं। कई लोग मतलब बच्चा को जिगर और किडनी नहीं समझ में आती कि क्या दोनों को एक ही समझ के बैठ ले रहता है, समझ नहीं हुआ। देखो, जिगर जिसको हम बोलते हैं यकृत होता है। यकृत का मेन कार्य होता है, क्योंकि यकृत एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। हालांकि फिर भी बता दे रहा हूँ, यकृत हम लोग इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो इसका जो काम होता है ना, ये विषैले पदार्थ को अविषैला बना देता है। कि कौन? यकृत बना देता है, ठीक है ना। तो यकृत जो है ना, ये क्या करेगा? हमारे शरीर में क्या अधिक मात्रा में अमोनिया आता है, ठीक है ना।
हमारे शरीर में अधिक मात्रा में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब देखो यकृत क्या करता है कि किडनी के सहारा लेकर उस अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, क्योंकि अमोनिया बहुत विषैला होता है, तो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, क्योंकि यूरिया थोड़ा सा उससे कम विषैला होता है। तो हम लोग जो पेशाब करता है ना वो यूरिया निकलता है, ठीक है ना, आता तो अमोनिया बनकर है, ठीक है ना, कहाँ आता है, अमोनिया बनकर आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा विषैला होता है, खतरनाक भी होता है। इसी कारण से यकृत जो है ना, लीवर जो है वो क्या करेगा, अमोनिया को किडनी की सहायता से, आपका किडनी का चित्र है, ठीक है ना, किडनी की सहायता से क्या करेगा, उसको किसमें चेंज कर देगा, यूरिया में चेंज कर देगा। यूरिया में जब चेंज कर देगा तो वही हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें ये जानेंगे कि पेशाब उसाब करते हैं तो वो आखिर महकता क्यों है, तो यही रीजन होता है कि अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, और यूरिया जो है ना फिर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, और अमोनिया क्या होता है, मतलब पूरा गंध वाला होता है और बहुत विषैला होता है, इसी कारण से महकता है। तो हम अभी आगे बात करेंगे किडनी में। आगे हम लोग चलते हैं, वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, इसको उर्दू में गुर्दा के नाम से, गुद्दा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, ये देखो ये मुख्य उत्सर्जी अंग है, मतलब मेन अगर देखी जाए मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है, तो ये आपका वृक्क जिसको किडनी कहते हैं, यही उत्सर्जी अंग है, यही पेशाब को पूरा बाहर निकालता है। देखो वृक्क मतलब इसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ये क्या करेगा, यूरिया को, पेशाब उसाब को सबको बाहर निकालने का काम करता है। यानी मुख्य उत्सर्जी अंग अगर देखी जाए तो मनुष्य में कौन है, वो है आपका किडनी है। क्वेश्चन करेगा कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी है। कौन है, किडनी है, जिसको लोग वृक्क या इसको उर्दू में क्या कहते हैं, गुद्दा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें चलिए आपको अगर क्लियर हो गई हो, एक बार और मैं फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब त्वचा पसीना को बाहर निकालेगा, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को, बड़ी आंत अनपचा भोजन को, यकृत अमोनिया को यूरिया में चेंज करके बाहर निकालेगा, और फिर वृक्क जो है ना यूरिया को और पेशाब सबको बाहर निकाल देता है। तो इतनी बातें आप समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, वृक्क के बारे में, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। अब हम लोग किडनी के बारे में जानते हैं। देखिए किडनी के बारे में अभी तो हम लोग जान लेंगे किडनी क्या है, तो हम लोग के शरीर का एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। पूछता भी है कि मनुष्य का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो किडनी है। देखो किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी को हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं, और इसको उर्दू में गुर्दा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, गुर्दा के नाम से जानी जाती है। देखो किडनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग समझने से पहले यहाँ पर चित्र में समझ लेते हैं किडनी कैसे काम करता है। देखो बुआ, सबसे पहली बात क्या है कि जो खून होता है किडनी में प्रवेश करेगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर समझो कि खून जो आता है वो सीरा से होकर आता है, और जाता किससे है, तो धमनी से होकर जाता है। मतलब अशुद्ध खून को कौन लाता है, सीरा लाता है, और शुद्ध खून को कौन ले जाता है, धमनी ले जाता है। आपको मैं धमनी और सीरा वाले चैप्टर में पढ़ा चुका था, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र में आपको धमनी और सीरा बता दिया गया था। तो क्या होता है कि सीरा के सहारे अशुद्ध खून आता है और ये दोनों किडनी में चला जाता है। अब दोनों किडनी क्या करता है, वहां पर अशुद्ध चीजों को छान लेता है, और शुद्ध को क्या करता है, धमनी के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी कहने का मतलब है कि किससे, अशुद्ध से, सीरा से होते हुए क्या होता है, खून आता है और दोनों में चला जाता है। इसमें भी दोनों किडनी में चला जाता है, दोनों वृक्क में चला जाता है। और फिर क्या होता है कि ये किडनी क्या करेगा, उसको शुद्ध करके क्या करेगा, उसको शुद्ध करके बाहर निकाल देगा। अब देखो शुद्ध करने के लिए किडनी के अंदर एक और रचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। यानी अगर उसकी रचना हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो पिरामिड होता है उसका शंक्वाकार आकृति होता है, शंक्वाकार, ऐसे शंक्वाकार, इसको शंक्वाकार वृत्त है। इसमें 1500 मतलब एक पिरामिड में अगर देखी जाए तो शंक्वाकार जो वृक्क होते हैं वो 15 से 16 होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर किडनी के अंदर पिरामिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं। ये पिरामिड जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो पिरामिड होते हैं शंक्वाकार होते हैं, और इसके अंदर एक वृक्क नलिका पाई जाती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही रक्त को शुद्ध करते हैं, अशुद्धि को क्या करेंगे, छाप के रख लेगा, वो पेशाब के सहारे बाहर निकाल लेता है। लेकिन जो शुद्ध होता है उसको फिर क्या करता है, धमनी के सहारे बाहर निकाल लेता है। तो हम लोग का जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो कहाँ आएगा, सीरा से होते हुए आएगा, किडनी में जाएगा, और किडनी में पिरामिड होता है। उस पिरामिड के अंदर क्या होता है, एक वृक्क नलिका होती है, जिसको हम लोग क्या, बहुत सारा वृक्क नलिका होती है किडनी के अंदर। देखिए या तो 8 से 10 लाख कम से कम इसमें वृक्क नलिकाएं होती है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन की संख्या किडनी में कितने होती है, 10 लाख होती है। 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करता है। एक किडनी के अंदर 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो शंक्वाकार आकृति होता है इसको पिरामिड कहेंगे। एक पिरामिड देखिए, मतलब यहाँ एक किडनी में 15 से 16 पिरामिड होता है, ठीक है ना। और इसमें अगर वृक्क नलिकाएं देखी जाए तो लगभग 8 से 10 लाख होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन कहते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है, यहाँ जो इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है वही शुद्ध करके पहुंचाता है, खून को वापस निकालता है और फिर धमनी के सारे खून निकल जाती है। यानी खून को, ब्लड को लाने का काम सिरा करता है, लेकिन वापस भेजने का कार्य कौन करता है? धमनी करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो अपचा पदार्थ होता है वो सब क्या होता है? ब्लडर के सारे, मतलब मूत्र मार्ग के सारे सब बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सा किडनी का कार्य रहा, ठीक है ना। अभी मैं किडनी के बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ, फोकस करिए। किडनी क्या, देखो किडनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एक किडनी का हम यहाँ पर साइड में पिक्चर बनाते हैं, देखो ये किडनी का जो बाहरी भाग होता है, जो बाहर वाला भाग है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग है उसको मेडुला कहते हैं, और जहां इसका प्रवेश द्वार है उसको रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा अमोनिया की मात्रा उपस्थित रहता है। इसी अमोनिया को यकृत लेकर उसको यूरिया में चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत विषैला होता है और बहुत गंधहीन होता है। विषैला होने के कारण से यकृत क्या करता है? उसको ले लेता है और उसको यूरिया में चेंज कर देता है, क्योंकि यूरिया जो होता है ना कम विषैला होता है। तो यहाँ पर यह जो प्रवेश द्वार होता है उसको रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ पर ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो अमोनिया की मात्रा होती है। पूछता भी है कि किडनी का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो हाइलम, रेनल हाइलम कहलाता है। रेनल हाइलम में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? यूरिया की कि अमोनिया की? अमोनिया की बहुत ज्यादा मात्रा अधिक होती है। अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? यकृत चेंज करता है। ये बात आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ बात हम लोग समझते हैं, यकृत क्या है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। उसके बाद यकृत का मेन काम क्या होता है? यकृत का मेन काम होता है खून को छानना, शुद्ध नहीं करना। शुद्ध तो लंग्स करता है, लंग्स का मतलब फेफड़ा करता है, ठीक है ना। तो यकृत मतलब किडनी का मेन काम होता है, किडनी का मेन काम है रक्त को छाने का। और ये क्या करेगा? पेशाब का निर्माण करता है किडनी। तो हम अभी बात करेंगे किडनी आखिर कैसे पेशाब का निर्माण करता है, और जो पेशाब होता है वो क्यों महकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो किडनी ही पेशाब का निर्माण करता है, इसके बाद हम लोग अभी समझेंगे। उसके बाद एसिड और बेस पर नियंत्रण, मतलब अम्ल और क्षार पर नियंत्रण कौन करता है? किडनी ही करता है। अम्ल और क्षार मतलब पीएच स्केल को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा कौन करेगा? किडनी करेगा। अब मतलब अभी आपको एसिड और बेस बता रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में पीएच स्केल आता है। तो अगर मान लो पूछ दिया आपसे कि पीएच स्केल को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है हम लोगों के शरीर में, तो कौन करता है? वृक्क करता है। चाहे अम्ल या क्षार को भी नियंत्रित कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी कह सकते हैं। अब देख सकते हैं किडनी की संख्या हम लोगों के शरीर में कितनी होती है? 2 होती है। अब 2 किडनी है तो कहने का मतलब कि 2 किडनी है, और जिसके पास 1 किडनी है वो कमजोर होता है। नहीं, 1 किडनी वाला इंसान भी कमजोर होता है, वो भी जीवित रह सकता है, काम धाम कर सकता है। तो अगर देखी जाए मनुष्य में एक वयस्क में कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। मतलब यहाँ पर संख्या देखेंगे 2। उसके बाद देख सकते हैं इसका भार कितना होता है? एक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम मीटर होता है। एक किडनी का यदि वजन लेकर चलेंगे तो 140 ग्राम मीटर के बराबर होता है। अब देखो किडनी को घेरे रखने वाला झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली। ये जो किडनी होता है, किडनी को घेरने वाला जो झिल्ली होता है, कि झिल्ली होता है उसका अगल बगल, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। अब देखो जो किडनी होता है उसके बाहरी भाग को अभी तो बताए थे, इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स, बीच वाले भाग को मेडुला, और प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? इसको रेनल हाइलम कहते हैं। तो वही बात है, बाहरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, और इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेनल हाइलम कहते हैं। और यहाँ पर किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो अमोनिया NH3 की मात्रा अधिक होती है। अब देखो नेफ्रॉन की जो इकाई होती है, इकाई का मतलब होता है यूनिट मतलब रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है किडनी की, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। अगर पूछेगा कि किडनी का मतलब वृक्क का, गुद्दा का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो बोलेंगे नेफ्रॉन। देखो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होगा कि जिससे वो बना है। तो किडनी किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन से मिलकर बना है। उसमें 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और क्रियात्मक का मतलब उसमें मेन काम कौन करता है किडनी में? तो नेफ्रॉन ही करता है, नेफ्रॉन ही छानने का काम करता है। अभी हम लोग नेफ्रॉन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो किडनी का अगर देखी जाए, किडनी का इकाई चाहे रचनात्मक या क्रियात्मक यूनिट कौन है? तो नेफ्रॉन है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है? तो 8 से 10 लाख। यदि 8 लाख ऑप्शन होगा तो 10 लाख नहीं देगा, 10 लाख ऑप्शन होगा तो 8 लाख नहीं देगा। इस बात को याद रखिएगा। आज जो किडनी का अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और उसका जो वैज्ञानिक होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखी जाए किडनी का आकार सेम के बीज के जैसा होता है, देख सकते हैं कैसा? सेम के बीज के जैसा होता है। और इसकी लंबाई अगर किडनी की देखेंगे तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, इसकी चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, और इसकी मोटाई 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि पिरामिड जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। और एक मतलब अगर देखी जाए एक किडनी में कितने वृक्क शंकु होते हैं? तो 15 से 16। अभी बताते हैं कि किडनी में क्या होता है? एक शंक्वाकार आकृति होती है जिसको हम लोग क्या पिरामिड कहते हैं।
जाते हैं। इस पिरामिड में कितने शंक्वाकार आकृति होते हैं? तो उसमें 15 या 16 आकृति होते हैं। इस पिरामिड के अंदर मतलब एक शंक्वाकार आकृति के अंदर इसमें क्या होता है, बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। यानी एक किडनी में अगर देखी जाए, एक किडनी में अगर ध्यान से देखी जाए तो उसमें 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में इसके बाद जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें पेशाब कैसे बनता है, और जो पेशाब होता है ना वो महकता है क्यों है। देखिएगा बदबू बहुत ज्यादा देता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अब देखते हैं पेशाब बनता कैसे है इसमें। देखिए पेशाब बनता कैसे है, देखो होता है क्या है कि जैसे ही किडनी के पास खून आता है, मतलब ब्लड आता है, मान लो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी ब्लड के सहारे कहाँ पर आएगा, किडनी में आएगा, मतलब ब्लड में वो मिल जाता है। तो जैसे ही किडनी में आएगा तो किडनी क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थों को छान लेगा और जो शुद्ध रक्त होता है ना उसको बाहर निकाल लेता है। अब कैसे करता है नेफ्रॉन में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जान रहे हैं कि आखिर यहाँ पर पेशाब बनता कैसे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो किडनी क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस कर देता है ताकि वो पूरे शरीर में फैल सके। अब वही जो अशुद्ध रक्त होता है उसको क्या करता है, उसको मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी का मार्ग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में। यूरेटर के सहारे कहाँ, ब्लेडर में पहुंचा देता है। ये जो आपका ना ये मूत्राशय है, थैला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ब्लेडर इंग्लिश में बोलते हैं। और जो नलिका है इसको हम लोग मूत्रवाहिनी, इसको इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। और ये जो मूत्र मार्ग होता है इसको यूरेथ्रा का नाम से हम लोग जानते हैं। तो पेशाब बनता कैसे है, देखो किडनी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारा मतलब नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है ना रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। नेफ्रॉन क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। नेफ्रॉन का जो आगे वाला भाग होता है ना, देखिए एकदम संपूर्ण के जैसा ऐसे होता है, ठीक है ना। एक नेफ्रॉन का भी मैं चित्र आपको बनाऊंगा, फोकस करिएगा। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस होती है, ग्लोमेरुलस होती है। वो क्या करता है, रक्त को छान लेता है, जो शुद्ध रक्त होता है उसको वापस कर देगा, अशुद्ध को यहीं पर छान लेता है और फिर अशुद्ध को अंदर करेगा। और ये आगे आकर मूत्राशय से जुड़ी रहती है, मतलब ये मूत्राशय और ये मूत्र नलिका से जुड़ी रहती है, यानी मूत्र वाहिनी से जुड़ी रहती है। जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो सब निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए पेशाब बनता कैसे है। देखो पेशाब पहले किडनी में आएगा खून, ठीक है ना। किडनी में क्या करेगा, उसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करेगा, शुद्ध करेगा। जो शुद्ध रक्त होगा, खून होगा, उसको बाहर निकाल देगा। जो अशुद्ध होता है उसको क्या करता है, उसको क्या करता है कि मतलब मूत्रवाहिनी के सहारे बाहर निकाल देता है। यानी अगर देखी जाए किडनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है और शुद्ध को पहुंचा देता है, धमनी के सहारे पूरे कोशिका में पहुंचा देता है। लेकिन जो अशुद्ध होता है वो क्या करता है, यूरेटर के सहारे मतलब मूत्रवाहिनी के सहारे ब्लेडर में पहुंचाता है, और ब्लेडर के बाद आपका क्या आता है, यूरेथ्रा आता है, मतलब मूत्र मार्ग आता है, उसके सारे बाहर निकाल देता है। तो पेशाब इस तरह से बनता है। किडनी क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को छानेगा, ठीक है ना। छानने का कार्य कौन करेगा, नेफ्रॉन करता है। अभी नेफ्रॉन का चित्र मैं आपको बना रहा हूं, कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। और जब नेफ्रॉन करता है ना, तो नेफ्रॉन करता है तो क्या करेगा भाई, छान लेगा तो अशुद्ध जो बचेगा उसको क्या करेगा, यूरेटर के सहारे मतलब मूत्रवाहिनी के सहारे ब्लेडर में पहुंचाएगा। अब ब्लेडर के बाद आपको यूरेथ्रा के सहारे मतलब मूत्र मार्ग के सहारे बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से क्या होता है, पेशाब बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं हम लोग कि आखिर पेशाब जो है वो महकता क्यों है, ठीक है ना। पेशाब करिएगा तो उसके बाद क्या होता है, महकने लगता है, 2-4 दिन के बाद साफ जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये पेशाब जो है वो महकता क्यों, फोकस करिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है ना, ब्लड के संग क्या आता है, अमोनिया आता है। फोकस करिएगा यहाँ पर महकता क्यों है। देखो जैसे ही किडनी क्या करेगा, शुद्ध करेगा। अब शुद्ध करेगा तो उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है, तरह तरह की मात्राएं होती है। अमोनिया जो होता है ना बहुत विषैला होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत गंध होता है उसमें, ठीक है ना। तो यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को लेकर यूरिया में बदल देता है। क्या करेगा, जो यहाँ पर यकृत होता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर किसमें उसको चेंज कर देगा, उसको यूरिया में चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है, तो यूरिया उससे कम विषैला होता है, इसी कारण से अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। तो यकृत जो होता है ना वो अमोनिया को किसमें चेंज करेगा, यूरिया में बदल देता है। और देखो एक बात याद रखिएगा, ये जो यूरिया होता है ना जल्दी इसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यूरिया की एक खासियत है 2 से 3 घंटे में फिर अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया बहुत विषैला होता है और बहुत गंध भी पैदा करता है अमोनिया, फोकस करिएगा ध्यान से। तो यहाँ जैसे ही अमोनिया बनता है तो यकृत उसको ले लेता है, और लेने के बाद उस अमोनिया को क्या बना देगा, उसको यूरिया बना देता है। और फिर क्या करता है, ये मूत्रवाहिनी के सहारे ब्लेडर में पहुंचाता है, फिर मूत्र मार्ग के सहारे उसको बाहर निकाल लेता है। जब पेशाब बाहर निकल जाता है, जानते हैं तब क्या होता है, जब पेशाब बाहर निकल जाता है तो वो यूरिया के रूप में बाहर निकलता है। जो पेशाब निकलता है वो किस रूप में, यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है पेशाब। लेकिन वो यूरिया 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे के बाद फिर अमोनिया बन जाता है। भाई अमोनिया तो शुरू में विषैला था,
अब विषैले के साथ साथ गंध था उसमें, तो फिर यूरिया से अमोनिया में चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वो महकने लगता है, बदबू देने लगता है। समझ में आ रही है बुआ? अब बदबू देगा तो बहुत सा कीटाणु बीमारी फैलने लगता है, तो बच के सब चीज से रहनी चाहिए। तो समझ में आ रही है आखिर जो पेशाब होता है वो क्यों महकता है? तो उसके पीछे का रीजन है कि जो होता है ना, ब्लड के साथ साथ अमोनिया आता है, अमोनिया बहुत विषैला होता है, रक्त उसको लेकर यूरिया में चेंज करता है, यूरिया कम विषैला होता है। अब यूरिया क्या होता है, मूत्र वाहिनी के सहारे ब्लैडर मतलब मूत्राशय में आता है, फिर मूत्र मार्ग के सहारे बाहर निकल जाता है। तो जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, वो होता है यूरिया। फिर 2 से 3 घंटे के बाद वो यूरिया अमोनिया में चेंज होता है, जिसके कारण से पेशाब महकने लगता है। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई पेशाब कैसे बनता है और पेशाब क्यों महकता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर पथरी का नाम से बहुत सारा पथरी का बीमारियां हम लोग आपको दिखाई दे रहा है। तो आखिर पथरी कैसे हो जाती है, किडनी भी कैसे खराब हो जाती है, इसमें गठिया रोग का नाम सुने, जिसको गॉट हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गठिया रोग कैसे होता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किडनी में पथरी कैसे होता है। पथरी का बीमारी आप सुनिए ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। पथरी हो जाने के बाद पेट दर्द करता है, पेट का और जो आपका मतलब पेट के नीचे वाला भाग होता है, इस सब भी बहुत ज्यादा दर्द करता है, रह के दर्द करेगा, उल्टी नहीं मन हो जाएगा, बुखार भी आने लगता है, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी होता है। छोटा पथरी होता है डॉक्टर तो भाई दवा से ही काम चला जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद ऑपरेशन करना पड़ता है। तो फोकस करिएगा पथरी किन किन कारणों से हो जाता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखो किडनी में क्या होता है, पथरी हो जाता है। आज पथरी हो जाएगा तो भाई किडनी जो देखो पथरी जो होता है किडनी में नहीं होगा, ये आपका मूत्राशय में हो सकता है, यहाँ पर ये जो आपका मूत्र वाहिनी है इसमें भी आ सकता है, या आपका ब्लैडर में भी आ सकता है, ये जो पथरी होता है, ठीक है ना। लेकिन रियल में अगर देखी जाए तो पथरी जो होता है ज्यादातर वो किडनी में ही फैलने का काम करता है। तो बात करते हैं कैसे होता है। देखो सबसे पहली बात है जो पथरियां होती है उसमें क्या होता है, तो पथरी अगर होने का रीजन देखी जाए नंबर 1 तो पानी का कम मात्रा में मिलना। मतलब पानी जब आप बहुत कम पीते हैं ना तो पथरी बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। क्यों? देखो हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड होता है, जो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर जाती है, तो हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड होता है उसको पतला करने के लिए, उसको बाहर निकाल कर पतला करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जब पानी नहीं मिलता है, देखो यहाँ पर जो यूरिक एसिड बनता है उसको पतला होकर इस नली से गुजरते हुए आपको कहाँ ना ब्लैडर में लाना है उसको, यूरिक एसिड को, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड को पतला करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिलता है तो यहीं पर बैठ जाता है और किसका रूप ले लेता है, पथरी का रूप ले लेता है। तो पथरी बनने का ही पहला रीजन है कि आखिर जो आपका किडनी स्टोन होता है, पथरी का दूसरा का नाम किडनी स्टोन है। स्टोन का भी मतलब पत्थर होता है, किडनी में जो पत्थर उसको किडनी स्टोन हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब पानी की कम मात्रा में, पानी बहुत कम पीना भी क्या किडनी को जन्म देता है, ये बहुत बड़का फैक्टर है, ठीक है ना। तो किडनी स्टोन क्या होता है, पानी जब कम पिएंगे तो जो यहाँ पर यूरिक एसिड रहता है उसके पतला होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब पर्याप्त मात्रा में उसको पानी नहीं मिलता है तो भाई वो आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं बैठ जाता है, तब वो बन जाता है पथरी का रूप है। यानी यूरिक एसिड पतला होने के लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण से वो जो मूत्र होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो अम्लीय हो जाता है और वो अम्लीय गुर्दे के साथ बैठ जाता है और बना देता है पथरी। तो पहले का रीजन ये रहा पथरी बनने का। और दूसरा का देखो विटामिन डी या कैल्शियम की जब अधिक मात्रा हो जाती है ना तो भी क्या बन जाता है, पथरी बन जाता है। कैल्शियम की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो क्या करेगा, किडनी में बढ़ जाता है, साफ किडनी में क्या करेगा, बढ़ जाएगा और वहाँ पथरी बन जाएगा। या तो हई जो मूत्रवाहिनी है उसमें भी बढ़ जाएगा तो भी क्या बन जाता है, पथरी बन जाता है। तो कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाएंगी ना तो याद रखिएगा कि पथरी बैठेगा ही बैठेगा। और भी रीजन देखते हैं, एक ही जगह आदमी जो है ना बैठा रहता है चुपचाप एकदम, बहुत सारा आदमी बैठ ले, कोई काम धाम नहीं करना चाहता है, आलसी इंसान को बोल रहे हैं। आलसी इंसान चुपचाप जो कहते बैठा रहता है, आलसी इंसान को क्या होता है, किडनी में पथरी बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और दूसरा का मोटा, जो मोटा इंसान होता है ना उसमें भी पथरी बनने का बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसलिए मोटे हैं ना तो जी थोड़ा सा काम धाम करिए, पतला होने की कोशिश करिए। हाई बीपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जब हाई बीपी आपका बार बार आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर बार बार चढ़ जा रहा है तो याद रखिएगा कि वहां पर भी आपको पथरी बनने की संभावना बन जाती है। तो ये एक जगह बैठे है ना, मोटापा, हाई बीपी, चाहे कैल्शियम का घट जाना भी किसको जन्म देता है, पथरी। कैल्शियम अगर सीमा से बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा तो भी आप में पथरी हो जाएगा, और घट जाएगा सीमा से तो भी आप में क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगा। तो पथरी होने का दो गो रीजन मेन होता है। पहला रीजन होता है कि यूरिक एसिड पतला नहीं होता है और वो मूत्र वाहिनी के सहारे बाहर नहीं निकल पाता। मतलब पानी अगर पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिलेगा तो यूरिक एसिड पतला नहीं होगा, अब पतला नहीं होगा तो मूत्र वाहिनी में नहीं आ पाएगा, किडनी में बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय गुर्दा के साथ मिलकर, किडनी के साथ मिलकर पथरी का निर्माण कर देता है। चाहे कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो भी किडनी में क्या होता है, पथरी जम जाता है। देखो जब पथरी हो जाता है ना, अगर छोटा होगा तो डॉक्टर क्या करता है, उसको
मतलब दवा से ही गलाकर निकाल देता है, ठीक है ना। लेकिन जब बड़ा होता है ना तो बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकता है। तो जब किडनी में जब आपका पथरी होगा ना, चाहे मूत्रवाहिनी में जब पथरी होगा ना, तो भाई क्या होता है कि दर्द करता है, रह रह के आपको दर्द उखड़ेगा, रह रह के दर्द उखड़ेगा, एकदम याद रखिएगा। तो किडनी में पथरी हो जाने के बाद दर्द बहुत जोर से आता है। अगर याद रखिएगा सही समय पर उसका ऑपरेशन ना किया गया तो आदमी मर भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए अगर जहां भी आपको रह रह के दर्द उखड़ रहा है साफ, नीचे भी आपका क्या हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है, मतलब जो मेन पार्ट है वो भी दर्द करने लगेगा, जांग सब दर्द करने लगेगा, तो समझिए कि आप में क्या पथरी है, रह रह के दर्द करेगा। बच्चा लोग सिंपल लेके चलता है, दर्द करेगा फिर ठीक हो जाएगा, दर्द करेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो ये निशानी किसका है? ये पथरी का। जब भी ऐसा आपको आवाज हो, डॉक्टर साहब तुरंत क्या करिए, चेकअप कराइए, क्योंकि वो पथरी का निशानी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आखिर पथरी हम लोगों के शरीर में कैसे बनता है। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, किडनी जो होती है ना वो खराब कैसे हो जाती है। किडनी खराब हो जाती है तो किडनी चेंज कर जाती है, ट्रांसप्लांट हम लोग किडनी कर सकते हैं, एक दूसरे आदमी का किडनी जो है ना अपने शरीर में लगा सकते हैं। कोई मरा व्यक्ति है तो 48 घंटे के अंदर में उसका किडनी अपने शरीर में आप लगा सकते हैं, नहीं तो किडनी भी खराब हो जाएगा। फोकस करिएगा आप ध्यान से। तो किडनी खराब, जिसको हम लोग किडनी फेल के नाम से जानते हैं, किडनी खराब कैसे होती है। अब देखो बुआ, कई लोग क्या होता है शराब पीता है एकदम पूरा खुल के, तो शराब पीने से क्या होता है किडनी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शराब जो होता है ना सबसे पहले तो लीवर को खत्म करता है, लीवर खत्म करने के बाद शराब किसको खत्म करता है, किडनी को ही खत्म करता है। क्योंकि किडनी जो होता है शराब को क्या होता है निष्क्रिय कर देता है, मतलब ज्यादा मात्रा में देखी जाए तो किडनी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब लीवर ही खराब हो जाएगा ना, लीवर मतलब यकृत ही खराब हो जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या खराब हो जाता है, तो वो आपका खराब होता है किडनी। तो किडनी खराब होने के बहुत सारे रीजंस आपके पास आ जाते हैं। अगर यूरिया कम मात्रा में बन रही है, मतलब यूरिन अगर देखी जाए कम मात्रा में बन रही है आपके शरीर में, तो भी आप में क्या होगा, तो आपका किडनी खराब हो जाएगा। अगर हार्ट अटैक आपको बार बार आ रहा है, हार्ट अटैक बताया, हार्ट अटैक पर मैं पहले भी वीडियो आपको बता चुका हूँ। हार्ट अटैक अगर बार बार आपको आ रहा है तो वहां भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। और तीसरा का दिल की बीमारी, आपको दिल का दौरा बार बार पड़ रहा है, दिल की कोई समस्या है, दिल में कोई छिद्र है, तो वहां पर आपकी किडनी खराब हो जाती है। उसके बाद लीवर का फेल हो जाना, अगर लीवर साफ खराब हो जाता है तो किडनी भी आपका खराब हो जाएगा। और उसके बाद हाई बीपी, बार बार आपका बीपीए बढ़ जाता है, बार बार आपका बीपीए बढ़ जाता है, तो दोस्तों ससुरी कहीं कि जब बार बार आपका बीपीए बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, किडनी पर असर नहीं पड़ेगा। तो किडनी खराब होने के बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं, हार्ट अटैक आना, लीवर का खराब हो जाना, ये सब किसका रीजन दर्शाता है कि आपका किडनी खराब हो गया। जब किडनी खराब होगा ना, साफ चलने उलने का मन नहीं करेगा, देह हाथ आंख नाक मुंह फूल जाएगा, क्योंकि किडनी जो होता है ना अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जब किडनी खराब हो जाएगा तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलता, काम करना बंद करता है किडनी। जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे क्या, उससे पैर फूल जाएगा, आंख फूल जाएगा, क्योंकि भाई बाहर नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं जगह तो बनाएगा ना। इसी कारण से आंख ऊख मुंह पैर सब फूल जाता है। और जब आंख मुंह नाक सब अपने आप फूलने लगे ना, तो समझिए कि आपका किडनी क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। तो किडनी खराब होने का मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। तो दूसरे का किडनी भी आप अपने आप में लगा सकते हैं। तो जब हाथ फूलने उलने लगे ना, याद देखिएगा, तो समझ जाइए कि आपका किडनी क्या हो गया, खराब हो गया। किडनी खराब होता है शराब उराब पीने से, शराब पियेंगे तो भी आपका किडनी क्या होगा, खराब रहेगा, याद रखिए। तो शराब उराब से क्या करनी चाहिए, हमें बच के रहनी चाहिए। और अगर किडनी खराब होने से हमें बचना है तो हमें पानी पीनी चाहिए ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पानी पियेंगे तो भाई यूरिक क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, मतलब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा। और नहीं पानी ज्यादा मात्रा में पियेंगे तो किडनी में बढ़ जाता है, किडनी को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कर देता है। तो हमें पानी ज्यादा मात्रा में पीनी चाहिए अगर किडनी को खराब होने से बचाना है तब, नहीं तो आप समझिए आपके संग क्या होगा। तो समझ में आ गई किडनी क्यों खराब होता है। अब हम लोग बात करते हैं गठिया रोग की, बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसको गॉड के भी नाम से जानी जाती है। अपने अगर अपने इंडिया में देखी जाए तो गठिया रोग से बहुत लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो भाई आखिर गठिया क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए गठिया को गॉट के भी नाम से जानी जाती है, चाहे इसको आर्थराइटिस भी कही जाती है, आर्थराइटिस भी कही जाती है। क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कही जाती है। देखो गठिया कहाँ होती है, जहां पर हड्डियों का जोड़ होता है। जैसे हम लोग का देखो यहाँ से हड्डी और ये जोड़ हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दो हड्डी, मान लो कि ये हड्डी हो गया और ये हड्डी हो गया, दोनों जोड़ा गया, तो यहाँ पर एक कार्टिलेज होता है, मतलब यहाँ पे एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वही क्या करता है, इन दोनों को जोड़ कर रखता है। तो गठिया रोग में क्या होता है, वही ऊतकवा खत्म हो जाता है, ऊतकवा खत्म हो जाता है, हड्डियां आपस में टकराता है, यहाँ पर घाव हो जाता है टकराने से, तब वो कौन सा रोग बन जाता है, गठिया रोग बन जाता है। समझिएगा ध्यान से, गठिया रोग कैसे उत्पन्न होता है।
मतलब ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये होने लगता है। बुढ़ारी में होता है 20 25 30 वर्ष पार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब तो साधारण से बच्चों को भी गठिया रोग देखने को मिल रहा है। तो गठिया को हम लोग गठिया रोग को आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी होता है, रह रह के दर्द उखड़ेगा। जहाँ होता है ना गठिया रोग, जहाँ भी आपका ज्वाइंट है वहीं पर होता है गठिया रोग, उसको फुला देता है, अब बहुत भी दर्द करता है। गोटी भी मिलता है 2-4-5 रुपए, खा लीजिएगा ठीक हो जाएगा। सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा कैसे गठिया रोग को आप ठीक कर सकते हैं, बस आप फोकस करिए। हड्डियों का जहाँ ज्वाइंट होता है वहां पर ही गठिया रोग होती है। हड्डियों को ज्वाइंट को जोड़ने के लिए एक टिश्यू पाया जाता है, मतलब उत्तक पाया जाता है, ठीक है ना। अगर ये दो हड्डी आकर यहाँ पर जुड़े हैं तो इसको जोड़ने के लिए एक टिश्यू होता है, ठीक है ना। और वही घिस कर क्या होता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तो वहां पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब सॉरी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपस में टकराएगा और खत्म हो जाएगा। ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन गठिया होने का मतलब है कि जो हड्डियों का जोड़ा होता है ना, उसके बीच साइनोवियल द्रव पाया जाता है। हड्डियों के जोड़ों के बीच क्या पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। वो क्या होता है, कम हो जाता है और वहां पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगा वहां पर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, गठिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो गठिया रोग जो होता है ना, वो ज्वाइंट के बीच हमेशा आता है। कैसे आएगा, तो इसके दो रीजन हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहला रीजन, जहां हड्डी जुड़ा रहता है ना, वो एक टिश्यू के द्वारा जुड़ा रहता है। टिश्यू मतलब उत्तक के द्वारा जुड़ा रहता है। वही उत्तक वह खत्म होता है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण से वो आपस में टकरा घाव कर देता है। ये पहला रीजन। और दूसरा का, ज्वाइंट के बीच क्या होता है, साइनोवियल द्रव भरा रहता है। वो द्रव कम हो जाता है और उनके बीच क्या भर जाता है, यूरिक एसिड भर जाता है, जिसके कारण से वो दर्द करने लगता है। तो गठिया रोग उत्पन्न होने के दो, या तो ज्वाइंट के बीच अगर चोट उठ लग गया तो आगे भी आपको क्या गठिया रोग हो सकता है। ज्वाइंट के बीच चोट लगेगा भाई, चोट लगने के बाद जो कार्टिलेज होता है, जो दोनों हड्डियों के ज्वाइंट के बीच जो कार्टिलेज होता है, जो उत्तक होता है, टिश्यू, वही खत्म हो जाता है। तो चोट लगने पर भी गठिया रोग उत्पन्न हो सकती है। या ज्वाइंट के बीच अगर देखिए साइनोवियल द्रव खत्म हो जा रही है और वहां पर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जा रही है, तब भी आपको गठिया रोग हो गया। या तीसरा का रीजन हम लोग देख सकते हैं, हड्डियों के जोड़ों के बीच एक टिश्यू होता है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो हड्डी आपस में टकराएंगी और घाव कर देंगी, तब वो घाव क्या कहलाता है, गठिया रोग कहलाता है। तो गठिया रोग से बचने का एकदम साधारण सा इलाज है कि देखो क्या करो, अदरक है ना, अदरक खाओ, चाहे लहसुन खाओ, अदरक का जूस बनाओ, रस बनाओ, पियो, चाहे लहसुन खड़े खड़े सुबह शाम क्या करो, तुम खा जाओ। तो ये अदरक लहसुन जो है ना, इसमें मतलब क्या होता है, इस रोग को मारने के लिए, कार्टिलेज बनाने के लिए उसमें बहुत सारा गुण पाया जाता है। तो सुबह शाम उठकर अगर लहसुन आप खाते हैं ना, लहसुन चाहे अदरक आप पीते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। और सबसे पहली बात उसका तेल के बारे में बता रहा हूँ, तो सरसों का तेल आप रोज सोने से पहले क्या करें, वहां पर छापिए। तो सरसों का तेल, अदरक और लहसुन, ये तीनों गठिया रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और नहीं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है ना। तो दवा भी खाइए और ये तरीका भी अपनाइए, घरेलू नुस्खा भी अपनाइए, समझ में आ रही है। तो गठिया रोग क्यों होता है ये भी समझ में आ गई। और गठिया रोग से कैसे बचेंगे, सरसों का तेल लगाइए, या तो अदरक या लहसुन आप यूज करिए। लहसुन लेकिन सुबह में खाली पेटे समय 3-4 गो होता है ना, उसका पोटवा क्या करनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा आराम होगा। तो अदरक, तो लहसुन, तो सरसों तेल लगाइए, गठिया रोग आपका ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों बीमारी आपका किससे, किडनी से ही संबंधित था, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं, तो बीमारी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नेफ्रॉन कैसे वो कार्य करता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। देखिए नेफ्रॉन कैसे वो काम करता है, इसमें भी बताया था ना, किडनी के अंदर क्या होता है, पिरामिड पाए जाते हैं, उसमें 15 से 16 पिरामिड होते हैं। उस पिरामिड के अंदर बहुत सारी क्या होते हैं, नलिकाएं पाई जाते हैं, वृक्क नलिकाएं। उन्हीं वृक्क नलिकाओं को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यानी एक किडनी में अगर देखी जाए तो 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो उसका एक नेफ्रॉन का जूम करके देखा गया, वैज्ञानिक जूम करके देखे तो एक नेफ्रॉन का आकार ऐसा आ गया। तो एग्जाम में नेफ्रॉन का क्या करता है, संरचना बनाने के लिए देता है, पूछता भी है कि इसका चित्र बनाइए, तो आप ऐसा ही इसका चित्र बनाइएगा, पूरा लंबा एकदम डंटी नहीं है यहाँ पर, तो वो नहीं बनाना है, ठीक है ना। बस समझने के लिए नेफ्रॉन का पिक्चर है। अब देखिए नेफ्रॉन यहाँ पर कैसे काम करता है। जैसे ही रक्त यहाँ पर आता है ना, किडनी के अंदर ये होता है, किडनी के अंदर जैसे ही रक्त जाएगा तो नेफ्रॉन के बाहरी जो सतह होता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ये वाला जो चीज है ग्लोमेरुलस है। ये क्या करता है कि रक्त को छान लेता है, जो अशुद्ध होता है उसको खींच के बाहर अंदर कर देगा, और जो बाहर होता है, जो शुद्ध होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। बाहर निकालता है, फिर किडनी के सारे, धमनी के सारे वो बाहर निकल जाता है। तो बताए थे खून का शिरा के सारे प्रवेश करेगा और फिर किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन उसको शुद्ध करता है, शुद्ध करके शुद्ध को बाहर निकाल देता है, और अशुद्ध को कहा तो मूत्रवाहिनी के सारे ब्लाडर में पहुंचा देता है, नीचे पहुंचाता है, और फिर यूरेथ्रा के सारे, मूत्र मार्ग के सारे वो बाहर निकल जाता है। तो क्या करेगा, इसका जो बाहरी भाग होता है ये वाला इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये क्या करता है, रक्त को छान लेता है, मतलब अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन करता है, क्या करेगा, रक्त को छान लेता है और शुद्ध रक्त को फिर वापस भेज देता है। जो अशुद्ध होता है वो कहाँ चलाता है, बोमेन संपुट में। अब देखो ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये बुर्बक होता है, बड़का चपाट होता है। ये तो शुद्ध क्या करता है, अशुद्ध को तो छानता है और अशुद्ध के साथ साथ शुद्धों को कुछ खींच लेता है। मतलब देखो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ई का काम करता है। ग्लोमेरुलस जो काम करता है कि शुद्ध को तो छोड़ दिया, अब अशुद्ध को वो अंदर डाल दिया, अंदर खींच लेता है। और अशुद्ध को वो जैसे ही अंदर खींचता है ना, तो अशुद्ध के संग संग कुछ शुद्ध भी आ जाते हैं, जल आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाते हैं। और भाई ग्लूकोज वो तो पेशाब के सारे बाहर निकलेगा तो और आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि जो बोमेन संपुट होता है ना, वो क्या करता है, ये भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। ई क्या करेगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, जो आवश्यक पदार्थ उसको खींचेगा और फिर उसको बाहर निकाल देता है। क्या करेगा, उसको बाहर निकालता है। अब क्या होगा कि अब यहाँ बोमेन संपुट से जो आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होता है कि प्रोटीन चाहिए, सबका मात्रा होता है। तो वहां पर क्या होता है, ये नेफ्रॉन क्या करता है कि उसका भी अवशोषण कर लेगा, श्रवण विधि के द्वारा अवशोषण करता है। और फिर ये नेफ्रॉन के सहारे यहाँ पे एक नलिका जुड़ी होती है, वो नलिका जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है, मूत्र वाहिनी से जुड़ा रहता है और उसके सहारे फिर ब्लडर में पहुंच जाता है और मूत्र बाहर निकल जाती है। तो ये मेन बात इसमें कहा नेफ्रॉन में समझने वाली है। नेफ्रॉन कैसे काम करेगा, सबसे पहले खून कहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे इसके मुंह पर पहुंचेगा। तो मुंह पर क्या होता है, उसको ग्लोमेरुलस होता है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ये क्या करेगा, रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब छान लेगा और छान कर शुद्ध को वापस कर देगा। तो शुद्ध के मतलब शुद्ध को छान कर वापस कर दिया, अशुद्ध को अंदर खींचा, तो अशुद्ध के संग संग वो शुद्ध भी खींच लेता है, शुद्ध रक्त भी खींचता है, उसमें जल प्रोटीन और ग्लूकोज होता है। तो बोमेन संपुट क्या करता है, छान लेता है, फिर उसको शुद्ध करता है, शुद्ध को वापस कर देता है और अशुद्ध को नेफ्रॉन से भेज देता है। ये नेफ्रॉन से जो अशुद्ध होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो क्या होता है, पेशाब के सारे बाहर निकल जाता है। किडनी के अंदर होता है, अशुद्ध को क्या करेगा, इसे मूत्र वाहिनी के सारे भेज देगा, यहाँ पर ब्लडर में फिर बाहर निकल जाता है। तो नेफ्रॉन इस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करेगा, रक्त को छानता है, फिर शुद्ध रक्त को वापस छोड़ देता है। फिर जो यहाँ अशुद्ध रक्त आता है, वो अशुद्ध जो चीजें आती है, उस अशुद्ध में क्या होता है, शुद्ध चीजें छुपी रहती है। तो शुद्ध को क्या करता है, बोमेन संपुट वहां पर फिर अवशोषण करेगा और वहां से यूरिया को क्या करता है, अलग कर लेता है। यूरिया को अलग करने के बाद नेफ्रॉन के सारे फिर वो ब्लडर में पहुंचा देता है, मूत्रवाहिनी से होते हुए ब्लडर में पहुंचा देता है। कहने का मतलब कि इस किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या करेगा, रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन जब पाया जाता है तो नेफ्रॉन का चित्र ऐसा होता है, उसके जो मुंह पर होता है, मुंह पर उसका क्या होता है, उसके मुंह पर ग्लोमेरुलस होता है, वो रक्त को क्या करता है, छान लेता है और शुद्ध को फिर वापस धमनी के सारे भेज देता है। जो अशुद्ध होता है, अशुद्ध के साथ साथ ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट के पास वो शुद्ध रक्त भी भेज देता है, मतलब शुद्ध चीजें भी भेज देता है। बोमेन संपुट क्या करता है कि उससे यूरिया को छान लेता है, मतलब उसका फिर पुनर्अवशोषण करेगा, शुद्ध रक्त को खींच लेता है, फिर भेज देता है और वहां से यूरिया को अलग कर लेता है, खींच लेता है और नेफ्रॉन के सारे फिर उसको कहाँ भेज देता है, यहाँ पर भेजेगा मूत्रवाहिनी के पास, फिर ब्लडर में, फिर यूरेथ्रा के सारे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से नेफ्रॉन आपका कार्य करता है। अब इसका कुछ और महत्वपूर्ण चीज हम लोग जान लेते हैं कि पेशाब उसाब में क्या चीजें होती है, वो सब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जरा सा हम लोग पेशाब के बारे में और किडनी से कौन सी बीमारी होती है और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात है पेशाब। पेशाब के बारे में ऑलरेडी सारी बातें आपको बता चुका हूँ, पेशाब कैसे बनता है और क्या क्रियाएं करता है। देखो पेशाब की यदि बात करते हैं तो पेशाब में 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है, ठीक है ना। ये पेशाब का पीएच मान 4.8 होता है, 4.8 है मतलब वो अम्लीय अवस्था में है। उसके बाद देख सकते हैं पेशाब का रंग पीला होता है ना। तो पेशाब का रंग पीला किसके कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। जैसे लेट्रिन का रंग पीला किसके कारण से होता है, बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से होता है। इसी कारण से पेशाब का रंग अगर देखी जाए तो यूरोक्रोम के कारण से पेशाब का रंग पीला होता है। आगे देखी जाए पेशाब में एक गंध पाई जाती है, तो किसके कारण से, अमोनिया के कारण से गंध पाई जाती है। आपको बताया गया था कि अमोनिया को यूरिया में चेंज कर जाती है और यूरिया फिर अमोनिया में चेंज होता है, जिसके कारण से पेशाब महकने लगता है। तो ये रहा पेशाब की जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं किडनी से कौन कौन सी बीमारी होती है। हालांकि किडनी से जो बीमारी होती है मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। अभी देखो किडनी से पहला बीमारी स्टोन होती है। स्टोन का मतलब पथरी होती है। तो पथरी क्यों होती है, तो बता दिया 2-3 कारणों से होती है, लेकिन उसमें मुख्य जो कारण होता है वो कैल्शियम की मात्रा घटने और बढ़ने से होती है, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होती है। दूसरा का यूरिना एक बीमारी होती है, जो क्या होता है अमोनिया के बढ़ने से, अमोनिया बढ़ेगा तो यूरिना एक बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। आज तीसरा बीमारी है गोट, जिसको गठिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आर्थराइटिस इस बीमारी को कहते हैं हम लोग। तो जो गठिया बीमारी होती है वो यूरिक एसिड की मात्रा
बढ़ जाने से होती है, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। और चौथा बीमारी किडनी खराब हो जाती है। तो किडनी खराब होने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, अगर एक भी किडनी आप में है ना तो आप जीवित रहिएगा। देखिए ऐसा नहीं कि किडनी अगर एगो खराब हो गया, एगो है, तो आप उस पर जीवित रह सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करें, मतलब दूसरे के शरीर को अपने शरीर में लगाए, तो आप वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो वहां पर 48 घंटे के अंदर में उसका किडनी आप अपने में लगा सकते हैं, तो किडनी उसका खराब हो जाएगा। तो इस तरह की बीमारी होती है। अब कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, मतलब देखो जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये मतलब कौन सा पदार्थ निकालते हैं पेड़ पौधे? तो पेड़ पौधे मतलब जो होता है ना लाशा या गोंद निकालने का काम करते हैं। क्या निकालते हैं? लाशा नहीं तो गोंद निकालते हैं। पेड़ पौधे उत्सर्जी के पदार्थ जो होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलते हैं? पत्ता उत्ता झड़ जाता है, चाहे देखिएगा जहाँ पेड़ पौधों को आप काट देते हैं तो लाशा निकलने लगता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, और वो उत्सर्जी पदार्थ को क्या करते हैं? छालों के अंदर रखते हैं, यानी तो पत्तियों के सहारे बाहर निकाल देते हैं। जैसे जल हो गया, जल अपशिष्ट पदार्थ हो गया। कैसे? तो पत्तियों के अंदर रंध्र पाई जाती है, उस रंध्र के सहारे वो क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस बात पर फोकस करिए। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो लाशा या गोंद के सहारे क्या करते हैं? अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और दूसरा देखो, जैसे यूरियोटैलिक, क्या ना, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब क्या? जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो हम मनुष्य क्या करते हैं? यूरिया को भाई बाहर निकालते हैं। इसका मतलब हम लोग आ जाएंगे किसमें? यूरियोटैलिक में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव का मतलब हो गया कि इसमें मनुष्य आ जाएगा, लड़का लड़की सब आ जाएंगे। अगला देखिए यूरिकोटैलिक, ये था यूरिया टैलिक था, ये यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक इसका मतलब क्या है? यूरिया एसिड उत्सर्जन। मतलब यूरिया एसिड का क्या करना है? यूरिया एसिड का क्या, यूरिक एसिड का क्या करना? उत्सर्जन करना है। यहाँ पर यूरिक एसिड करिए। यूरिक एसिड जो उत्सर्जन करता है वो पक्षी हो गया, जो सरीसृप हो गया। पक्षी सरीसृप का मतलब रेंगने वाला। जो पक्षियाँ होती है, जो सरीसृप होती है, सांप, ये सब क्या निकालती है बाहर अपने शरीर से? तो वो सब निकालती है यूरिक एसिड। चौथा एमोनोटॉलिक है, एमोनोटेलिक है। क्या बोलेंगे? एमोनोटॉलिक, ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला मछली होगा, कीट पतंग हुए छोटे छोटे, वो सब क्या निकालते हैं? अपने शरीर से अमोनिया बाहर निकालते हैं। तो अमोनिया को बाहर निकालने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे। आप पांचवा देख सकते हैं गोनोटेलिक। गोनोटेलिक के अंदर क्या होता है? जैसे मकड़ी हो गया, मकड़ी अपने शरीर से बाहर निकालता है, जाल लगाता है, वो बेकार की चीज होती है। इसी कारण से मकड़ी को क्या कहते हैं? गोनोटेलिक कहते हैं। ये क्या निकालता है? ग्वानिया निकालता है। ग्वानिया जो बेकार की चीज होती है उसको निकाल देता है। तो इस तरह से ये क्या कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेड़ पौधा क्या है? तो उत्सर्जी अंग हो गया, लेकिन जो उससे निकल रहा है वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो ये सब कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपका है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से अगर देखी जाए तो उत्सर्जन जो चैप्टर विस्तार से आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।